Hello everyone. In this video we will talk about the third part for the chapter carbon and its compounds. And now the topic it is the versatile nature of the carbon atom. The topic is versatile nature of carbon atom. अभी तक आप लोगों ने दो पार्ट देख लिया है बच्चों। सबसे पहला पार्ट ये था कि बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स कैसा होता है, दूसरा ये था व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, और थर्ड पार्ट ये है कि इट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एटम। व्हाट मेक्स द कार्बन वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंट, हटकर। तो ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते कार्बन थोड़ा हटकर अपना प्रॉपर्टीज शो करता है या अपना बिहेवियर दिखाता है। तो जनरली जो आपका वर्सेटाइल नेचर है कार्बन एटम्स का, द versatile nature of the carbon atom is due to the following property, is due to the following reasons। अब reasons लिख सकते हैं। सबसे पहला रीजन है टेट्रा कोवैलेंसी। दूसरा रीजन है बच्चों कैटिनेशन। तीसरा रीजन है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। और जो सबसे लास्ट रीजन है ये है आपका आइसोमेरिज्म। तो बच्चों जनरली ये 4 रीजंस के चलते ही कार्बन एटम्स जो होता है वो थोड़ा वर्सेटाइल नेचर शो करता है बाकी अन्य एटम्स के रेस्पेक्ट में, जिसमें आपको स्पेशली ये 2 चीज़ तो खास तौर से याद रखना है, क्योंकि बाकी के 2 चीज़ों के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट मेक्स द कार्बन वर्सेटाइल, तो उसमें सबसे ये 2 चीज़ें, पहली 2 चीज़ें टेट्रा कोवैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के रूप में आनी चाहिए। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी मीन अबाउट द टेट्रा कोवैलेंसी और फिर कैटिनेशन के बारे में। थोड़ा बहुत हम इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ सकें कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से बाकी एटम्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी चेंजेस होती है। तो बच्चों जो सबसे पहला बात हो रहा है वो है टेट्रा कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी कहने का मतलब हो गया जहां भी कोवैलेंसी, कोवैलेंट इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब समझो वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। तो आपको मालूम है बच्चों कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6, और जब मैं कन्फिग्रेशन करूंगा तो 2 और 4, मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये है 4 और वैलेंसी इसका जो होता है वो 4 होता है। मतलब कार्बन में ये कैपेसिटी है, कार्बन हैज द टेंडेंसी, कार्बन हैज द 4 वैलेंसी by which it can form bond by other monovalent atom like कैसा, like हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह करके, ठीक है। और some more atoms like ऑक्सीजन, सल्फर एंड सो ऑन, एंड एक नाइट्रोजन भी कर दूं, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड्स यूज किया है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो जनरली क्या है कि टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। मतलब कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। ये चूंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, मतलब इसका वैलेंसी भी 4 है। तो कार्बन का जो 4 वैलेंस, मतलब एक तरह से ये समझ लो कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और ये 4 बॉन्ड अलग अलग एटम्स के साथ बना सकता है। यह कौन कौन से एटम्स के साथ बना सकता है? मोनोवेलेंट एटम्स में हम बोलते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, मतलब इसका मन किया एक तरफ हाइड्रोजन के साथ कर लिया, एक तरफ क्लोरीन के साथ कर लिया, एक तरफ ब्रोमीन के साथ कर लिया, एक तरफ आयोडीन के साथ कर लिया, ठीक है। इस तरह करके कभी कभी ये ऑक्सीजन, सल्फर इन जैसे डाइवैलेंट एटम्स के साथ भी करता है, ठीक है। जिसका 2 वैलेंसी होता है उसको डाइवैलेंट कहते हैं और जिसका 3 वैलेंसी होता है उसको ट्राइवैलेंट कहते हैं। लेकिन ज्यादातर ये केसेस मोनोवैलेंट एटम्स के साथ ये बहुत ज्यादा बनाता है। क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, आयोडीन के साथ भी और ब्रोमीन के साथ भी, या ब्रोमाइड आयन के साथ भी, नॉट ब्रोमीन, इट्स अ ब्रोमाइड आयन। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, हम ये समझना है कि ज़्यादातर कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ ही अपना बॉन्ड बनाता है।
हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है, जिसमें कुछ एटम्स के जो नाम है या एग्जाम्पल्स है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाए हैं। क्लियर है? तो मतलब अगर कार्बन, सिर्फ आपके दिमाग में रखना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा? बिकॉज इट हैज़ द 4 वैलेंसी एंड इट हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ये शेयर कर सकता है किसी दूसरे एटम्स के साथ, जिसके चलते वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कार्बन 4 से 3 नहीं हो सकता। कार्बन का बॉन्ड जो है वो 4 से 3 नहीं हो सकता, 4 से 5 नहीं हो सकता। अगर कभी कभी आपको दिखता हो कि कार्बन के अगल बगल सिर्फ 3 ही एटम्स हैं, तो ये ज़रूर समझ लो कि उसका कोई ना कोई एक बॉन्ड खाली है। जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे हमें इस बारे में और भी अच्छे से पता चला जाएगा। ठीक है? अगर जिस जगह पर कोई एलिमेंट्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं उस जगह पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। मान लीजिए कहीं पर अगर आपको एलिमेंट्स नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ज़्यादातर केसेस में ये हाइड्रोजन के साथ अपना कंपाउंड्स या बॉन्ड जो होता है वो बनाता है। इसी के चलते ऐसे कंपाउंड्स को जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन्स। नोट कीजिए, मतलब हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब हो गया द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज अ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि टेट्रा कोवैलेंसी अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये जो टेंडेंसी है कार्बन एटम्स की, ये इसको सबसे खास बनाती है और ये डिफरेंट अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन करके ये बहुत तरह के कंपाउंड बना सकता है जो इसको बाकी एलिमेंट से थोड़ा अलग करती है। ओके, चलिए अब मूव करते हैं बच्चों हम लोग कैटिनेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, मिटा दें इसको। फाइन, अब आते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। कार्बन का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं और फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो जब भी हम कैटिनेशन, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है हमारा कैटिनेशन। ठीक है? कैटिनेशन, और कैटिनेशन कहने का मतलब हो गया, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो हम बोल सकते हैं द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम by which it can form a large number of compounds. A large number of compounds is called what is it called? कैटिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैटिनेशन। मतलब खुद से जुड़ना। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ना। मतलब क्या होता है ना कि कार्बन खुद से जुड़कर स्ट्रेट चेन इस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। कार्बन अगर इस तरह जुड़ना चाहता है उसकी मर्जी में यहाँ से भी वो जुड़ सकता है। कार्बन अगर इस तरह जुड़ रहा है उसका मन कर रहा है यहाँ पे जुड़ जाए, यहाँ पे जुड़ जाए, फिर उसका मन करेगा यहाँ जुड़ जाए, मतलब कैसे भी वो जुड़ के बना सकता है। इस तरह का अगर कोई कंपाउंड्स बनता है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ओके, और इस तरह का कोई कंपाउंड्स बनेगा बच्चों तो इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। देखो तो मतलब स्ट्रेट चेन जा रहा है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अगर इसमें कहीं ब्रांचिंग हो गया, जैसे पेड़ पौधे में जैसे ब्रांचेस निकलते हैं, अलग अलग स्टेम निकलते हैं, तो उस तरह का अगर चेन अगर यहाँ वहाँ हो रहा है तो समझ लो कि ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स है। इजी है, मतलब मेन चेन स्ट्रेट चेन के अलावा अगर अगल बगल कोई और कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स है। ठीक है? तो ये कैटिनेशन का मीनिंग ही यही हो गया कि इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। तो ऐसा करते करते कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकता है, कम से कम 100 कार्बन को भी वो आराम से जोड़ सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना है कि व्हाई इट हैपेंस, लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझना है। इससे पहले जो मैंने बातें की थी टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी मतलब कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4। और देखो इसमें आप लोगों को पुटअप करना आना चाहिए कि कैसे आप हाइड्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर एटम्स नहीं दिया हुआ है कार्बन से जुड़ा हुआ, तो आप अपनी मर्जी से वहाँ पर कौन सा एटम्स दे सकते हैं? कमेंट करिए, कौन सा एटम्स दे सकते हैं? हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों जरा देखते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन एटम को कैसे इसमें फिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। ये कार्बन, इस कार्बन का बॉन्डिंग कितना है अभी दिख रहा मुझे? 1। तो आपका कार्बन का टोटल बॉन्ड्स कितना बनना चाहिए? 4। तो कितना और की ज़रूरत है? 3। तो मैंने H3 लगा दिया, हो गया। मतलब H3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। ये तो मैं अलग अलग, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो या तो मैं CH3 अलग अलग करके लिखूँ या फिर इसको मैं सब मिटाऊँ और एक ही साथ लिख दूँ H3।
तो इसका मतलब है इसी कार्बन से वो 3 चीज अटैच्ड है। चलो इस कार्बन के लिए देखो, तो इस कार्बन के लिए देखो, एक चीज अपने दिमाग में रखो कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड्स, और उस 4 बॉन्ड्स में कितने बॉन्ड्स यहां पर हैं और कितने बॉन्ड्स नहीं। जब मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं तो बच्चों आप ये मत समझना कि सर ने तो ये वाला काउंट कर लिया है इस कार्बन के लिए तो ये इसका हो गया, नहीं, इस कार्बन के लिए भी ये वाला कॉमन बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा और इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन में अभी कितना बॉन्ड दिख रहा है तो 1 यहां और 1 यहां, 2, कितना और बचा 2, तो आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली H2 करके भी लिख सकते हो। चलो इस कार्बन में बताओ जरा सा, 2 है H2, इस कार्बन में बताओ H2, इस कार्बन में कितना बॉन्ड है, अभी है 1, अभी 1 है और कितना और चाहिए 3 चाहिए, तो 3 मैं लगा सकता हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसमें आते हैं, चलो बताओ इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, ठीक है, कैटिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आऊँगा। इस कार्बन में देखो एक बॉन्ड है मतलब H3 लगेगा, इस कार्बन का देखो 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन में देखो चेक करो, इस कार्बन में 1 2 3 है ना, कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, एक बॉन्ड, इस कार्बन से दूसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन में आते हैं, एक बॉन्ड लगा हुआ है और कितना बचा हुआ 3 बॉन्ड, इस कार्बन में एक लगा हुआ है और 3 बॉन्ड। क्लियर है? तो आप एक बार प्रैक्टिस करके इसमें खुद से देख लीजिए कि कितना हाइड्रोजन उसमें अटैच्ड हो सकता है। बच्चों ये बहुत जरूरी है जानना कि आपने कितने हाइड्रोजन को वहां पर प्लेस्ड किया, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। जब हम एक साथ हाइड्रोजन को लिखते हैं, सुन लो ध्यान से समझो, इस H3 को मैं अलग से हटाता हूं, ठीक है, H3 लिखना है तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और देखो ये काम मैं यहाँ भी कर सकता था। जब मैं H3 को एक साथ लिखूंगा तो ऐसे फॉर्मूले को बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना, सिकुड़ गया, कंडेंस्ड हो गया, एक साथ में हो गया। जब मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत बातें मैं इसमें बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे चलकर जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको दिक्कत ना हो। एक साथ मिला के लिख दिया हाइड्रोजन को तो एक कंडेंस्ड फॉर्मूला, अलग अलग करके लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, चलिए, तो अब कैटिनेशन बात यह है कि जब यह कार्बन खुद से जुड़कर, कार्बन है फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा, फिर तीसरे से, ऐसे करते करते बहुत सारे कार्बन से जुड़ता है, तो आखिर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते वो इतने सारे लोगों से, इतने सारे अपने एटम से कंबाइन करके बहुत तरह के कंपाउंड्स को वो बनाता है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या आया, व्हाई द कार्बन shows कैटिनेशन। क्लियर? तो आंसर इसमें सिर्फ यही लिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इट हैज एटॉमिक रेडियस ऑफ 77 pm। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियोस देखा होगा तो आपको मालूम है कि इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो कितना, एटॉमिक रेडियस होता है वो कितना होता है, एंड ठीक है, एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज कार्बन बॉन्ड इज 355 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। अब देखो एटम जब भी मैं बोलूं, आपको याद होगा जब भी एटम्स की बात होती है आप हमेशा समझो एक स्पेयर के रूप में, जो इसका साइज उसके एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मालूम है बीच में प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। कार्बन के केसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसा और ऐसा है ना, 2 और 4, कार्बन में क्या होता है 2 and 4, तो पहले वाले घर में 2 और फिर दूसरे वाले शेल में 1 2 3 4। तो बच्चों जो ये बीच में प्रोटॉन्स होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, क्योंकि आपका रेडियस बहुत छोटा है तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते कोई अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उसके अंदर, है ना, कोई अगर बॉन्डिंग शेयर हो रहा है उसके पास दूसरे एटम्स का, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, उसको वो पकड़ लेगा बहुत जोर से, जिसके चलते बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, अप टू फाइंड आउट इट इज़ 355 किलो जूल पर मोल। साइज छोटा होने का, अगर साइज बड़ा होता तो डिस्टेंस बड़ा होता, जितना ज़्यादा दूरी अट्रैक्शन कम, जितना कम दूरी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। और चूंकि दो एलिमेंट के, किसी दो एटम्स के बाद अगर हम बात करते हैं, मान लो ये दूसरा कार्बन एटम है,
तो ये दोनों का साइज छोटा है, अगर इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों से शेयर होता है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो कितना होता है? 355 किलो जूल पर मोल होता है। क्लियर है? इसके चलते ही कार्बन जो होता है ये अपना कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब आप अपने दिमाग में एक चीज रख सकते हो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होता है, इसके चलते वो आराम से सबको पकड़ कर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो जब हम कैटिनेशन ये समझ गए बच्चों कि कार्बन इसीलिए ये प्रॉपर्टी शो करता है, तो एक क्वेश्चन और है कि कार्बन के ही ग्रुप में एक और एलिमेंट होता है सिलिकॉन, है ना। आप जब देखोगे ग्रुप 14 के बारे में पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर आप देखना कार्बन के नीचे में ही सिलिकॉन लिखा हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि जिस ग्रुप की बात हो रही है उसमें अगर हम टॉप वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान जाएं तो उसके बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके जैसे ही होती है, मतलब वो सेम फैमिली का है। तो बात जब हम सिलिकॉन की करते हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन इस तरह का कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कैटिनेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन ये बना कि व्हाई द सिलिकॉन डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप विद द कार्बन एटम। क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन? व्हाई द सिलिकॉन एटम डज नॉट show the property of catination although, जबकि ये उसी ग्रुप में प्रेजेंट है, although it is present in same group with carbon atom। तो ये क्यों नहीं करता? तो बच्चों जब आपको इसका आंसर लिखना है तो हमेशा याद रखो कि कैटिनेशन होता क्यों था कार्बन के लिए? इसलिए होता था क्योंकि उसका साइज छोटा था। तो जाहिर बात है कि जब कार्बन का साइज छोटा था तो ये प्रॉपर्टी हो रहा था, तो सिलिकॉन का साइज उतना छोटा नहीं होगा। तो सबसे पहले बोलेंगे हम ये कि इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड साइज ऑफ सिलिकॉन एटम। किसके कंपेयर में? एज इन कंपैरिजन टू कार्बन एटम। तो इसका साइज कैसे बोला गया? इसका जो एटॉमिक रेडियस देखा गया वो मिला हमें 118 pm। और सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, है ना, मैं यहां लिख देता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, नीचे वाला मिटा दें। सबका हो गया है? समझ में आ रहा है सबको? कमेंट जरूर करिए ताकि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। और ये सारी चीज़ों को अपने नोट्स में ज़रूर रखिए बच्चों। बिना नोट्स का अगर आप ये सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपके कोई काम का नहीं है। तो देखो जैसे मैंने लिखा है एटॉमिक रेडियस 77 pm कार्बन का, उसी तरह एटॉमिक रेडियस किसका? एटॉमिक रेडियस ऑफ सिलिकॉन कितना है? 118 pm। और इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बार? सिलिकॉन बॉन्ड का। ये जनरली पाया जाता है 200 किलो जूल पर मोल, विच इज क्वाइट लेस, which is less than carbon atom, carbon bond strength। तो बच्चों एक तो साइज बड़ा तो अट्रैक्शन, उसका जो ताकत है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, इसलिए सिलिकॉन कोशिश करता है बनाने का, लेकिन इसके हायर साइज के चलते वो कुछ ही दूर तक कैटिनेशन शो करता है, लेकिन कार्बन जैसा कैटिनेशन वो शो नहीं करता। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? गुड, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, ये दो प्रॉपर्टी बच्चों खासतौर से आप लोगों को आता है, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से याद करके जाना है। ओके, चलो बच्चों अब थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको दिया था टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। बच्चों एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द कार्बन शोज द वर्सेटाइल नेचर, तो पहला दो प्रॉपर्टी मेंशन करना अकॉर्डिंग टू द क्लास 10, क्योंकि वो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के रूप में आती है। ये सब प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई ये बोलता है कि यू हैव टू मेंशन द 4 प्रॉपर्टीज, तो आप ये सब प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अब ये बोला है टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कार्बन क्या होता है इसको आप ऐसे समझ लो। कार्बन क्या होता है? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना। बाकी सबको कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी आपका डबल बॉन्ड बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इस तरह करके ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है, इस तरह करके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब ये जो कार्बन का खुद का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ वैसी प्रॉपर्टी, इन सब के कारण कार्बन क्या करता है? बहुत ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है।
मतलब इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्यों करते हैं? सेम वही रीजन, एटॉमिक साइज छोटा है जिसके चलते हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर कार्बन कार्बन के एक साथ, कार्बन कार्बन जब एक साथ रहता है एटम्स, तो वो 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते? 3 बॉन्ड तक तो हम पढ़ते हैं, ये 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये समझने की कोशिश के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं बच्चों, देखो कार्बन का, मान लो मैं 2 कार्बन एटम्स को जोड़ रहा हूं, ये 2 ये 4 है ना, पहले वाले में 2, आपको मालूम है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 6 एटॉमिक नंबर, और 2 और 4 लिखते हैं। और जब ये दूसरा कार्बन एटम उसको अप्रोच करता है ना, तो इसमें भी 2 और इसमें 4, 1 2 3 4, ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। बच्चों 3 बॉन्ड तक तो ये पॉसिबल नहीं है, 3 बॉन्ड तक तो ठीक है। जब दोनों कार्बन एटम एक सामने सामने अप्रोच करते हैं, तो बच्चों इसमें बहुत तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इट कम्स इनटू अकाउंट, बहुत तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। कैसे करेंगे? आपको मालूम है बीच में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, इसके माइनस चार्ज, इसका माइनस चार्ज। तो जब 2 कार्बन एटम सामने सामने आते हैं, तो इसका प्रोटॉन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। इसका प्रोटॉन क्या करेगा? प्लस, दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने चाहेगा। तो बच्चों जब तक 3 बॉन्ड बनता है ना, 3rd बॉन्ड तक, मतलब ये दोनों एटम्स इतने सामने नहीं आते कि इनके प्रोटॉन्स का चलते जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। मतलब एट ए टाइम सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां अट्रैक्शन भी हो रहा है दोनों के बीच में और रिपल्शन भी हो रहा है। लेकिन वैसे केसेस में 3 बॉन्ड तक में अट्रैक्शन इज डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब दबंग है, ज्यादा है, इंक्रीज्ड है, डोमिनेंट देन किसके मुकाबले? देन रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स किसके चलते हो रहा है? इस प्रोटॉन्स के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के चलते, इस प्रोटॉन्स के इनके इलेक्ट्रॉन्स के प्लस माइनस के चलते अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किसके चलते हो रहा है? दोनों प्रोटॉन्स के चलते या दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चलते, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के चलते, ठीक है। तो जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड तक अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही 4 बॉन्ड की बारी आती है, ये दोनों कार्बन एटम इतने सामने आ जाते हैं, द टू न्यूक्लियस ऑफ कार्बन atoms comes so closer to each other, so that the repulsion occurs, and hence the 4 bonds are not possible. 4 bonds are not possible between 2 कार्बन एटम्स। इसीलिए 2 कार्बन एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड्स लगातार पॉसिबल नहीं होते। तो 3 बने रहेंगे। अब चेक करो जरा, हाइड्रोजन सेट कर लो, कार्बन का 3 कितना बचा रह गया? 1, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ। इसमें देखो 2 है, इस कार्बन के 2 हाथ और कितने हाथ? 2 और लगा दो। इस कार्बन के 2 हाथ यहाँ है, तो 2 और यहाँ लग गया। इस कार्बन का देखो 1 ही हाथ है, H3, यहाँ भी H3, कंडेंस फॉर्मूला में लिख दिया मैंने। तो इस तरह करके आप कहीं भी अपना हाइड्रोजन सेट करते हैं। अगर कोई दूसरे एटम्स दिए रहेंगे तो आप उस एटम्स को भी आप लगा के देख सकते हैं। क्लियर है? तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स मेक्स द कार्बन वर्सेटाइल इन कंपैरिजन टू द अदर एटम्स। क्लियर? चलिए अब ये लास्ट बचा हुआ है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोई छोटा टॉपिक नहीं है बच्चों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके 10th क्लास में मैं कम से कम 2-3 तरह के आइसोमेरिज्म बताऊंगा। आज हम सिर्फ इसके एलिमेंट्री आइडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या और इसको ये कैसे इस कार्बन एटम्स को वर्सेटाइल बनाता है। वर्सेटाइल का सिंपल सा मतलब यही है, डिफरेंट, अलग बिहेवियर, जिसके चलते कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो होता है 0.03%, और अर्थ क्रस्ट में इसका जो परसेंटेज है वो होता है 0.02%। ठीक है, कार्बन कंटेंट इन अर्थ क्रस्ट इज इक्वल टू 0.02%, और कार्बन कंटेंट इन एटमॉस्फेयर किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में कितना? 0.03%। बच्चों देखो कहां 100% और कहां 0.02, 0.03, इतना कम होता है परसेंटेज, फिर भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं।
है ना, फिर भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि कार्बन हमारे जब से हम सोकर उठते हैं तब से और जब तक हम सो नहीं जाते और अपनी पूरी जिंदगी भर हमेशा ऐसे ही चीजों के साथ रहते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट होता है। आप अपने घरों में कुछ भी यूज कर रहे हैं, ज्यादातर केसेस में वहां पर कार्बन है। आप जब सुबह उठते हैं, टूथब्रश करते हैं, साबुन का यूज करते हैं, उन सब में आपका कार्बन है। इवन जो खाना आप खाते हैं उसमें कार्बन है, आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें कार्बन है, आपके पास जो पेंसिल, पेन, कॉपीज, बुक्स, ये सब जो है वो सब कार्बन है। इवन आपके मोबाइल में भी वो कार्बन का यूज किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा लाइफ, पूरा का पूरा जिंदगी जिस किसी चीजों के सराउंडेड है, मैक्सिमम जगह पर उन जगह पर कार्बन का कंटेंट रहता है। और इसीलिए ये चैप्टर इतने कम परसेंटेज के होने के बावजूद भी कार्बन कंटेंट हम इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो लास्ट में बच्चों आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। इसके बारे में एक अलग वीडियो भी आएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि क्या होता है। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब सिंपली से ये है, इट इज द phenomenon in which the compounds have same molecular formula and different arrangement of atoms, मतलब ये एक बेसिक चीज समझ लीजिए। तो दो से दो द कंपाउंड्स, यहां पर लिखो टू कंपाउंड्स, कम से कम टू कंपाउंड्स हो सकते हैं। टू कंपाउंड्स, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं C4H10, इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे? C कितना है बच्चों? 4 है। 1 2 3 4 ऐसे कर दिया मैंने। C4 एक साथ है तो एक साथ कर दिया। अब H10 को सेट करना है, तो देखो यहां पर कार्बन के H10 होने के बाद भी हम इसके टेट्रा कोवैलेंसी को नहीं छोड़ेंगे। कार्बन का भी कितना हाथ है? 1, कितना और बच गया? 3, तो H3। इस कार्बन में 2 हाथ है, कितना और बच गया? H2। इस कार्बन में 2 है और कितना बच गया? H2। इस कार्बन में 3 बच गया, 3। जरा हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 2 5 2 7 3 10, स्ट्रेट चेन हो गया, स्ट्रेट चेन बना हुआ है। लेकिन बच्चों पता है C4H10 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 2 3, एक ब्रांचिंग कर देता हूं। चलो चेक करते हैं ये क्या इसमें H10 सेट होगा या नहीं होगा। इस कार्बन का कितना हाथ? 1, कितना बच गया? 3। इस कार्बन का कितना हाथ? 1, कितना बचा? 3। इस कार्बन का कितना हाथ? 1 2 3, 1 बचा। इस कार्बन का 3 बचा। चेक करो तो जरा, 3 3 6 3 9 1 10। चलो अब अगर मान लो, ये तो मैंने आपको बताया तब आपको पता चला, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि C4H10 1 2 3 4, C4 और H10 हो गया, गिन के मैंने लिख दिया। ऐसी चीजों जिसको मैं गिन के लिख रहा हूं, जिस एटम्स को, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होने से स्ट्रक्चर पता नहीं होता, स्ट्रक्चर को आपको अरेंज करके बताना पड़ता है। तो अगर बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका दे दिया गया हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। जब आप इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। तो कार्बन इस तरह के कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और ऐसे फेनोमेनन को ही हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो दो कंपाउंड्स अलग अलग, या 3 कंपाउंड्स या 4 कंपाउंड्स जो बनते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। मतलब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम ये बोलेंगे दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मतलब आइसोमर्स का बात सिर्फ यही है कि आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखो यहाँ स्ट्रेट चेन में है, यहाँ ब्रांचिंग में, CH3 ग्रुप एक अलग से लग गए। क्लियर है? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। सो दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट रीजंस दैट मेक्स द कार्बन वर्सेटाइल, और इसी के चलते कार्बन थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। क्लियर है? इसको रिवाइज करिए, अपना पढ़ाई रेगुलर जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए, ताकि आप अपने बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।